हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल मैंने बताया था कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। तो आज हम उस सिलेबस में से जो राजस्थान के हिस्ट्री का पोर्शन है वो उठाएंगे। और उसमें मैंने बताया था कि आपके जो राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हैं उनमें जो मेन हैं आपके कालीबंगा, आहड़, बेहराट और गणेश्वर, ये आपको पढ़ने हैं। तो उसमें हम सबसे पहले कालीबंगा को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेन चूज कर लेते हैं, इसमें एक बढ़िया ले लेते हैं कलर ले लेते हैं अपने रेड। तो देखिए, आपको मैं पीडीएफ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और इन नोट्स में से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको साथ ही साथ नोट करना है अपने नोटबुक में, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल। तो सबसे पहले मैं इंट्रो करवा देता हूँ कि भाई ये किस प्रकार से है ना। कालीबंगा तक हम कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले कालीबंगा तक जाते हैं और उसके बाद में कालीबंगा को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल था, वो कैसा काल था? पाषाण काल था। मतलब उस समय जो जो औजार वगैरह यूज करते थे, जो प्राणी थे, वो किसके करते थे? पाषाण मतलब पत्थर के औजारों से वो सारा का सारा अपना क्या करते थे? कार्य करते थे। और उनकी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? जंगली थी। मतलब जंगलों में घूमते रहते थे, जहाँ कहीं भी बस जाते थे, अपना निवास स्थान बना लेते थे, वापस और कहीं चले जाते थे। इस प्रकार थे उनका जो जीवन था ना, वो पूरा का पूरा ही कैसा था? जंगली था। अब उसके बाद इंसान थोड़ा सा विकसित हुआ, तो वो कौन सा युग हुआ? ताम्र पाषाण। तो दो चीज आ गई, एक तो ताम्र और पाषाण। तो ताम्र मतलब तांबे और पत्थर दोनों से मिले जुले जो आपके औजार थे वो यूज में लेते थे। तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे औजार के रूप में, तांबे और पत्थर का। पहले केवल औजार किसके थे? पत्थर के। अब किसके आगे? तांबे और पत्थर के। और जीवन जैसे पहले उनका जंगली था, तो अब उसमें मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ और जीवन कैसा हो गया? ग्रामीण जीवन हो गया। मतलब गाँवों में रहने लगे, वो बस्तियां बसा ली उन्होंने, मतलब वो थोड़ा डेवलप हो गए। और उनकी जो बस्तियां थी, उन बस्तियों का कल्चर कैसे था? सोती संस्कृति जो बीकानेर से हनुमानगढ़ एरिया में यहाँ पर पाई जाती थी, मतलब पुराने समय में। अब ये जो सभ्यता थी कौन सी? ताम्र पाषाण वाली, वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की थी। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्राक हड़प्पा। क्या बोलते हैं? प्राक हड़प्पा। प्राक मतलब पहले, हड़प्पा से पहले। अब देखो, ताम्र पाषाण के बाद में इंसान थोड़ा और डेवलप हुआ, तब कौन सी सभ्यता आई? हड़प्पा सभ्यता, जिसे क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। अब जिस प्रकार जो प्राक हड़प्पा ताम्र पाषाण युग था, उसमें जीवन कैसा था? ग्रामीण। तो उससे बढ़कर इंसान और डेवलप हुआ, तब कैसी सभ्यता हो गई? नगरीय सभ्यता हो गई। अब देखो, ये सभ्यता इतनी डेवलप थी, मतलब कि आपको एक तरह से आश्चर्य होगा कि जब ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें जो अवशेष मिले उससे पुष्टि हुई कि उस समय 27 मंजिल की क्या मिली? इमारत। हड़प्पा सभ्यता में 27 मंजिल की इमारत होती थी। तो आज भी देख लो, 27 मंजिल की इमारत कहीं पर कहाँ पर मिलती है? जो एरिया बहुत ज़्यादा क्या हो, डेवलप हो, तो इतने डेवलप थे ये। अब देखो, इस हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिले ना, तो वो स्थल हैं, देखो कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरी। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो कालीबंगा क्या है? एक स्थल है, जगह का नाम है, जो कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से क्या करती है? बिलोंग करती है, उसके अंतर्गत आता है ना। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपने कालीबंगा सभ्यता। मेनली हम इसका क्या करेंगे? जो अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो कालीबंगा सभ्यता मेनली अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो कहाँ पर है? तो ये आती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसकी खोज है वो 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आता ही रहता है रिपीट होके। अब आगे आते हैं उत्खनन करता। तो अब एक तो खोज करता होता है और एक उत्खनन करता होता है, उसमें क्या फर्क है? तो खोज मतलब, खोज तो शुरुआत में किसी ने खोज की, उसको ढूंढ लिया कि यहाँ पर ये सभ्यता वगैरह है। तो उसके बाद में उसके आगे से आगे रिसर्च चला, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खोज होती गई, आगे से आगे खुदाई करते गए, साक्ष्य मिलते गए। तो वो होते हैं उत्खनन करता, जो उस कार्य को आगे बढ़ाते। तो वो है बीवी लाल और बीके थापर। इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है 1961 से 1969 है।
अब बीवी लाल का पूरा नाम था ब्रजवासी लाल और बीके थापर का हो गया बाल कृष्ण थापर। अब देखो मेनली मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो नोट्स है ना, जितने मैंने शॉर्ट हो सकते हैं उतने बनाए हैं। ऑथेंटिक बुक से एनसीईआरटी वगैरह सब मतलब मेन इसमें ऐड किया हुआ है, समझ गए ना। इसमें से कुछ भी आप रिमूव मत कर देना और शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। और ये जो नोट्स है ना वो एकदम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए पूरे के पूरे, और एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में बोल देना। अब देखो ये कालीबंगा थी। अब देखो आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सभ्यता होती है, कोई भी सभ्यता हो, वो नदी के किनारे ही बसती है। क्योंकि जहाँ पर पानी होगा तो जल ही जीवन है, जहाँ जल होगा वहाँ पर खेती होगी, उनको रहने के लिए मतलब नहाने धोने खाना बनाने सब चीज़ के लिए पानी तो चाहिए ना, पानी मस्ट है। तो पानी की जहाँ पर उपलब्धता होगी वहाँ पर ही कोई सभ्यता विकसित होगी। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी? सरस्वती। अब देखो सरस्वती नदी है, इसका वर्तमान में नाम क्या है? गग्गड़ नदी। गग्गड़ नदी थी, उसी को ही क्या है पहले सरस्वती बोलते थे। अब ये सरस्वती है ना, अब आज के दिन भी कभी बारिश के समय वगैरह बहती है तो ये कहाँ जाकर विलुप्त होती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहाँ रहता है? ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, ठीक है। और एक नाम और मिलता है कई कई जगह ऑथेंटिक बुक में, द्रष्टवती। ये द्रष्टवती क्या है? ये गग्गड़ नदी की एक सहायक नदी थी, है ना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई सहायक नदी कौन सी थी? सरस्वती, गग्गर, ये द्रष्टवती, सारा ही दे देते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई भूल जाते हैं कि सरस्वती होगी सहायक, जबकि ये तो सेम ही है दोनों। तो सहायक कौन सी हुई? ये तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। आगे देखो, यहाँ से 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए। 2 काल के अवशेष कैसे? अब देखो आपको समझ में आएगा अभी। ये सभ्यता किस प्रकार थी? मान लो ये कोई जगह थी, यहाँ पर पहले लोग आके बस गए, यहाँ पर लोग बसे और कुछ समय बाद ये संस्कृति विलुप्त हो गई किसी भी कारण से, भूकंप से, बाढ़ से, किसी भी कारण से ये सभ्यता विलुप्त हो गई। अब उसके बाद में इसके जो ध्वंसा अवशेष थे, मतलब वो ध्वंस हो गई सभ्यता, और उसके बाद में अवशेष थे उसके ऊपर रेत की परतें आती गई, इस प्रकार ये पूरी ढक गई। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग आए और वो उसके ऊपर आकर यहाँ पर रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर उनको रहने के लिए अनुकूल स्थान मिला। फिर ये सभ्यता भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। और इसके भी ध्वंसा अवशेषों के ऊपर क्या रेत जमती गई, रेत आती गई ना, तो फिर ये पूरी तरह से क्या हो गई? यहाँ पर विलुप्त हो गई, है ना, ढक गई ऊपर से। तो अब जब खुदाई की तो पहले ये संस्कृति मिली और उसके बाद में और ज़्यादा खुदाई की तब ये संस्कृति मिली, है कि नहीं। तो ऊपर वाली संस्कृति थी वो थोड़ी डेवलप थी, नीचे वाली संस्कृति थी वो कम डेवलप थी। ऊपर जो पक्की सड़कें मतलब वो पक्की इमारतों के अवशेष मिले और नीचे कच्ची के थे। तो ये बात है, मतलब एक ही जगह से क्या मिली? 2 तरह की संस्कृति मिली। तो अब देखो कैसे मिली, अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ से 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब एक ही जगह से 2 काल के, ये पहले काल का पहले समय का और ये उसके बाद के समय का, ये एक ही जगह से प्राप्त हुए। अब देखो कैसे हुए। ये 2 थे, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ताम्र पाषाण था उसमें तांबे के, तो जो तांबे का युग था क्योंकि उसमें तांबे का ज़्यादातर प्रयोग होता था, तो हड़प्पाकालीन है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब इन दोनों का काल दे रखा है, देखो 2400 ईसा पूर्व और एक है 2250 ईसा, 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका काल है। तो पहले कौन सी थी? प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पा काल से पहले की, तो उसका टाइमिंग पीरियड कितना है? 2400 ईसा पूर्व। और इस जो संस्कृति थी हड़प्पा काल से पहले की, उसको सोती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संस्कृति के नाम से? सोती संस्कृति के नाम से। और इसके जो अवशेष मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? ग्रामीण अवशेष मिलते हैं। तो ये संस्कृति कहाँ थी? यहाँ नीचे वाली, ये प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पा काल से पहले की। तो ये कालीबंगा किसके अंतर्गत आता है? हड़प्पा के अंतर्गत आता है। और ये हड़प्पा से पहले मतलब कालीबंगा यहाँ पर भी मिली थी और ये कालीबंगा से पहले, तो इसको कालीबंगा प्रथम भी बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। मतलब प्राक हड़प्पाकालीन को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइमिंग पीरियड भी याद रखना, इसको सोती संस्कृति भी बोलते हैं और इसमें ग्रामीण अवशेष मिले थे, समझ गए। तो ये इससे पहले की चीज़ है, ये कम डेवलप है। जब ऊपर से खुदाई करनी शुरू की, जैसे कि उत्खनन करताओं ने, तो उन्होंने पाया
कि सबसे पहले तो उनको क्या मिले, पक्के अवशेष मिले, मतलब ये नगरीय व्यवस्था वगैरह मिली, हड़प्पाकालीन सभ्यता मिली सबसे पहले ऊपर खुदाई करते करते, तो हड़प्पाकालीन सभ्यता मिली तो वो क्या थी, थोड़ी डेवलप थी, और उनका टाइमिंग पीरियड निकाला था कार्बन 14 पद्धति होती है उसके माध्यम से, तो वो समय आया 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का। और वो कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पाकालीन सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का था। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिली वो नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था का पता कैसे चला, जैसे नालियाँ वगैरह और जो सड़कें थी वो आपस में समकोण पर कट करती थी, मकान वगैरह सब एकदम सुव्यवस्थित तरीके से थे, जैसे जयपुर में है ना भी उसी प्रकार। फिर जब वो खुदाई करते गए तो उनको अचानक ऐसे साक्ष्य मिलने लगे कि जैसे कि कच्ची ईंटें, ग्रामीण परिवेश टाइप का, मतलब उनको अवशेष प्राप्त हुए। तब उनको पता चला कि इस जो ये संस्कृति है हड़प्पाकालीन संस्कृति, इसके नीचे एक और संस्कृति दबी हुई है। और जब उसका कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से उन्होंने निकाला कि इसका टाइमिंग पीरियड क्या है, तब उनको पता चला कि ये तो 24 ईसा पूर्व का है। तब उन्होंने सोचा कि पहले जो अवशेष निकल रहे थे वो 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के थे, मतलब हड़प्पाकालीन थे। तो ये तो हड़प्पा काल से भी पहले के हैं, तो इसको क्या नाम दिया, प्राग हड़प्पाकालीन। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे होते हैं, जिससे उनको बोल दिया कि कालीबंगा में क्या मिले, तो कालीबंगा में वो बोलते हैं कि पहले बोलते हैं पक्की सड़कें, पक्की ईंटें ऐसे मिली, मतलब पक्की इमारतों के अवशेष मिले, और फिर थोड़ी देर में बोल देते हैं कि कच्ची इमारतों के अवशेष, कच्ची ईंटें वगैरह मिली, तो कंफ्यूज होते हैं। जबकि ये बात दोनों ही सही है, क्योंकि कालीबंगा के वहाँ पे जहाँ स्थान था वहाँ खुदाई की तो सबसे पहले पक्की ईंटें वो अवशेष मिल गए, और उसके बाद में और ज़्यादा खुदाई की तब कच्ची ईंटें वगैरह वो मिल गई। तो ये दोनों एक ही स्थान की बात है, लेकिन जो टाइमिंग पीरियड है वो उनका अलग अलग है। अब कितनी खुदाई की, कहा जाता है कि जब इनकी 60 मीटर तक ऊपरी जो सतह है उसे 60 मीटर अंदर तक खुदाई की ना, तब जाकर ये मिली। अब 60 मीटर सीधा 60 मीटर, आप आइडिया लगा लो, 1 मीटर में 3 पॉइंट समथिंग कुछ मतलब फिट होते हैं, तो 60 से सीधे कर दो, 60 × 3 180 फीट तो सीधा ही हो गया, मतलब ऊपर का और आएगा अभी। इतनी खुदाई की ना, तब जाके ये क्या मिली, प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष। तो ये मेन बात है, ये जो पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक है ना, इसको आप बड़े ध्यान से समझना, वीडियो को 2 बार देखना, नहीं समझ में आई तो, है ना। अब देखो, अब इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। कौन सी, अब कालीबंगा में 2 चीज़ मिल गई हमको, प्राग हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन, ठीक है। अब प्राग हड़प्पाकालीन जो नीचे दबी हुई थी, जो कम विकसित थी, उसमें हमको क्या क्या अवशेष मिले, ठीक है ना। अब देखो, प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष ये पश्चिमी टीले की खुदाई की तब मिली। अब देखो, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला क्या है, ये 2 जगह हैं। यहाँ पे 2 टीले मिले इनको, एक टीला यहाँ पे ये ऐसे आगे क्या जाएगा पेज पे पूरा बनाया हुआ, और ये टीला ऐसे, ठीक है। इसको बोल दिया ये पूर्वी टीला है, और ये कैसा है, पश्चिमी टीला है। अब पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले दोनों की खुदाई की, समझ गया। तो ऊपर ऊपर तो दोनों में किसके अवशेष मिले, जो हड़प्पाकालीन है उसके, और पश्चिमी टीले की 60 मीटर तक खुदाई की, तब उसमें नीचे जाके क्या मिले, प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष, जो सोती संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति है, जो कम विकसित संस्कृति है, उसके अवशेष मिले। तो पश्चिमी टीले की खुदाई के दौरान किसके अवशेष मिले, प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष। इसलिए ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये नोट्स इस प्रकार बनाए गए हैं कि एग्जाम के टाइम आप कम समय में इनको रिवीजन कर सको, रिवाइज कर सको, है क्या नहीं। अब देखो, अब ये संस्कृति है ना, देखो इसमें गैप कितना आ रहा है, 2400 ईसा पूर्व, उसके बाद में सीधा ही कितना है, 2250 ईसा पूर्व। तो मतलब बीच का 150 साल का जो गैप है वो कहाँ गया। तो इसके बारे में वैसे कोई जानकारी नहीं मिलती। ये प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति है वो किस प्रकार से नष्ट हुई, तो इसका मतलब कोई प्रमाणिक तथ्य तो नहीं है। कुछ बोलते हैं भूकंप से नष्ट हुई, कुछ बोलते हैं बाढ़ से नष्ट हुई, जैसी भी हुई हो, ये 2400 ईसा पूर्व तक क्या हो गई, नष्ट हो गई। 2400 ईसा पूर्व के बाद में, मतलब 100-150 साल के बाद में यहाँ पर इंसान आए, वो आकर यहाँ बस गए, तब कौन सी सभ्यता आई यहाँ पर, हड़प्पाकालीन सभ्यता। ये मामला है ना। अब देखो, प्राग हड़प्पाकालीन के अवशेष के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मकान में दरारें मिलती है। जब प्राग हड़प्पाकालीन की, जब उस पश्चिमी टीले की खुदाई करते हैं, 60 मीटर नीचे तक जाते हैं, तब प्राग हड़प्पाकालीन के जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों में मकान में दरारें मिलती है, जिससे ये आइडिया लगाते हैं, जो उत्खनन करता है बीवी लाल और बीके थापर, वो आइडिया लगाते हैं कि मकान में जो दरारें मिली है, तो दरारें मिली है तो इसका कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पे भूकंप आया होगा, भूकंप से वो सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले। अब जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले ना, वो आज तक ढूंढे गए साक्ष्यों में
विश्व में सबसे प्राचीनतम है। समझ गए? इसलिए इसमें आगे मेंशन किया हुआ है कि विश्व में प्राचीनतम है जुते हुए खेतों के साक्ष्य, और 2 फसलें एक साथ बोए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। और वो दोनों फसलें कौन कौन सी है? चना और सरसों। कई गाइड में आपको साथ में गेहूं लिखा हुआ मिल सकता है, जवार लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो वो नहीं है, ये ऑथेंटिक है, यही याद रखना। और चीज़ क्या मिली? तांबे के बेल की मूर्ति। अब तांबे के बेल की मूर्ति क्यों मिली? तो देखो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो ये प्राक हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, तो वो कौन सा युग था? ताम्र पाषाण था। तांबे और पत्थर के औजार थे, तो उनके पास दूसरा तो कुछ था ही नहीं ना। क्या था? सिर्फ तांबा ही था। तो इसमें तांबे के बेल की क्या मिली हमको? मूर्ति मिली। समझ गए? क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता है, हड़प्पा काल से पहले की है। कहाँ से आया? वो हड़प्पा में जाके मिला हमको। तो तांबे के बेल की मूर्ति मिली। काले रंग की चूड़ियां मिली, तो इसी के आधार पर तो इसका क्या नाम रखा हुआ है? कालीबंगा, काली चूड़ियां मिलियां। और पत्थर का क्या मिला? सील बट्टा मिला। ठीक है, अब अगला पेज। ये सब मैं आपको प्राक हड़प्पा कालीन के बता रहा हूं। अब देखो, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा काल से कम विकसित सभ्यता थी, कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में मकान कैसे मिले हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित मिले। और इनका जो अनुपात है वो 1:2:3। जो इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो ईंटों की होती है, उनका अनुपात क्या मिला? 1:2:3 मिला। और इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ये रेशियो पूछ सकते हैं आपसे, है ना। अब देखो, 5वां पॉइंट और क्या मिला है? प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड। मृद भांड मतलब होते हैं मिट्टी के घड़े, पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। आड़ी और तिरछी उन घड़ों पर क्या मिली हमको? रेखा। ऐसे सुराई नुमा घड़े थे, इन पर आड़ी और तिरछी क्या मिली? रेखाएं खींची गई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। और वो कौन सी श्रेणियां थी? फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक। तो अब ये क्या माया है? फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ मतलब जैसे पहले जो मिट्टी के घड़े मिले उन पे कुछ अलग क्वालिटी के थे, उसके बाद में कुछ उनसे थोड़े विकसित अलग क्वालिटी के, ऐसे अलग क्वालिटी के हिसाब से इनको 6 श्रेणियों में विभक्त किया। और पुरातत्ववेत्ताओं ने इसको फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक नाम दे दिया, इनकी श्रेणी बांट दी। मान लो फैब्रिक ए का कोई मृद भांड मिला तो उसको बोल दिया कि मतलब कि ये फैब्रिक ए है, वरना सभी ऐसे ढूंढते जाएंगे, निकलते जाएंगे, बोलेंगे सभी गड़े हैं, सभी गड़े हैं, है ना। लेकिन गड़े के ऊपर जो कलाकारी थी तो उनके हिसाब से उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना। अब आगे देखो, ये पॉइंट लिखा हुआ 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी तब ये अवशेष मिले। मतलब ये कालीबंगा स्थान है, इसके ऊपर से खुदाई करनी शुरू की तो सबसे पहले तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मिली। उसके जो नगरीय जो अपने संस्कृति होती है उसके अवशेष मिले, पक्की ईंटें, पक्की इमारतों के अवशेष, जो वो सड़कें वगैरह समकोण पर ग्रिड, जो सड़कें थी वो ग्रिड या समकोण पर विभाजित होती थी, वैसी सुव्यवस्थित संस्कृति मिली। और खुदाई करते गए तो उसी स्थान पर 60 मीटर तक खुदाई की, तब जाकर कौन से अवशेष मिले? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी तब ये अवशेष मिले। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था। ये मृद भांड जो मिट्टी के घड़े थे उनके ऊपर ये क्या करते थे? चित्र बनाते थे अलग अलग प्रकार के, है ना। इनको मतलब सुसज्जित करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। कुछ पक्की ईंटें भी मिली है, कुछ इसमें यहाँ पर क्या मिली है? पक्की ईंटें भी मिली है। ठीक है, आगे देखो, बस्ती के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे मिले, परकोटे भी मिले। जैसे यहाँ पे बस्ती बसा ली इन्होंने, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, प्राक हड़प्पा कालीन थी। तो ये क्या करते थे? जैसे ये बस्ती बसा ली, अब बस्ती बसा ली तो इसके बाहर चारों ओर क्या करते थे? एक परकोटा रखते थे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इतनी जनसंख्या थी नहीं, जंगली जानवरों का आतंक वगैरह, अपने आप को सेफ फील करने के लिए ना, सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या बनाते थे? परकोटा भी बनाते थे। अब कौन सा काल आया? दूसरा काल। दूसरा काल कौन सा? हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है ना, इससे जोड़ी विकसित थी। यह दूसरा काल था, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष मिले हैं। अब देखो, ये सभ्यता उससे थोड़ी विकसित थी, तो ये नगरीय और शहरी अवशेष मिलते हैं, क्योंकि ये उनसे विकसित थी। वो ताम्र युगीन सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखो, ये पूरा डायग्राम बना के अच्छी तरीके से समझाइए हुआ है। देखो, 2 टीले थे, मान लो जैसे ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, दोनों के ऊपरी तौर पर इनकी खुदाई की। ये पूर्वी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला हो गया। अब इनका ऊपरी मामला बताता हूं मैं। पहले आपको ऊपरी मामला कि पश्चिमी टीले पर भी खुदाई की,
पूर्वी टीले पर भी खुदाई की। तब क्या पता चला कि पश्चिमी जो टीला था उस पे जो सार्वजनिक महत्व की इमारतें मिली, जैसे अपने होते हैं ना, जैसे सचिवालय वगैरह, कलेक्ट्रेट और सारे मतलब जैसे सार्वजनिक इमारतें थी वो मिली यहाँ पर। दुर्ग भी मिले, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर क्या मिले, जैसे वृद्ध अन्नागार मिले, चौपाल, चौपाल मतलब गाँव में होती है ना जो बातें करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं वगैरह, तो वो चौपाल भी मिली है। अब देखो ये पश्चिमी और पूर्वी टीला ये संस्कृति पूरी व्यवस्थित थी जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि दुर्ग किले हैं वो सारे यहाँ पर बना दिए एक साइड, और जो आम लोगों के रहने के लिए तो वो मिले यहाँ पूर्वी टीले पर। यहाँ पर कौन लोग रहते थे, आम लोग रहते थे। और दोनों ही और इन्होंने क्या कर रखे थे, परकोटे बना रखे थे। अब देखो इसमें एक और चीज़ भी पढ़ने को मिलती है, जैसे कि ये इमारतें वगैरह थी तो इसमें उत्तर दिशा में जो गेट थे ना ये अभिजात वर्ग के लिए थे, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग होते थे ना उनके आने जाने के लिए, और जो दक्षिण में जो गेट थे वो निम्न वर्ग के लिए थे। ये चीज़ भी मिलती है, आप इसको मेंशन कर सकते हो, अलग से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पश्चिमी पूर्वी टीले की खुदाई की तो सभी जगह यही अवशेष मिले कि भाई यहाँ पर आम लोग रहते थे, आम लोगों के रहने की जगह मिली, और यहाँ पर कुछ नहीं मिला, मतलब ज़्यादा खुदाई वगैरह की तो। लेकिन जो पश्चिमी टीला था उसमें ऊपर ऊपर खुदाई की तब उनको क्या मिला कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के ये अवशेष मिले कि यहाँ सार्वजनिक महत्व की इमारतें, मतलब एक तरीके से ये प्रोफेशनली यूज करते थे। मतलब पश्चिमी टीले पर जो चीज़ें थी ना वो सारी की सारी क्या थी, प्रोफेशनल थी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी टीले की ज़्यादा खुदाई की तब वहाँ 60 मीटर तक खुदाई की, तब उनको तब जाकर कौन से अवशेष मिले, प्राग हड़प्पाकालीन, हड़प्पा काल से पहले के, मतलब सोती संस्कृति के अवशेष मिले पश्चिमी टीले के नीचे। तो ये बात है, ये कनेक्शन है इसका, ये पश्चिमी टीले, ये पूर्वी टीले, ऊपर इनके दोनों के ही क्या है, इसमें पूर्वी टीले में तो पूरे के पूरे ही किसके हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष। पश्चिमी टीले के ऊपर ऊपर तो कौन से हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष। लेकिन 60 मीटर तक खुदाई करने पर कौन से अवशेष मिलते हैं, ये अपने प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, सोती संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ये सोती संस्कृति इस पश्चिमी टीले के नीचे दबी हुई थी 60 मीटर नीचे, और यहाँ पर सारे के सारे ग्रामीण अवशेष से कम विकसित सभ्यता है। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब इसका विश्लेषण देखते हैं। ये जो नगरीय क्षेत्र है, नगर क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र भी बोल सकते हो, ये नगरीय क्षेत्र था। अब पूर्वी टीले में आपको पता है पूरी पूरी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, तो इसमें क्या क्या मिला यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन किया हुआ है। इस तरफ जो भी लिखा जाएगा वो पश्चिमी टीले के बारे में लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो पूर्वी टीले के बारे में। अब पूर्वी टीले के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सड़कें पक्की व ईंटों से निर्मित थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी, और मतलब ये ऐसे, ये सड़कें ऐसे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम व्यवस्थित। जैसे जयपुर में ना पूरा चौराहे से चौराहे ऐसे मिला हुआ है, स्वाई जय सिंह ने कितना व्यवस्थित बनाया, वैसे एकदम ये समकोण पर काटती थी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रिड जाल बोल सकते हैं, है ना। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ये पश्चिमी टीले के बारे में इस तरफ, और ये पूर्वी टीले के बारे में, है ना। ये यहाँ तक ही है पूर्वी टीले के बारे में लिखा हुआ, वो हमने पिछला पेज तो पढ़ लिया, उसके आगे का ही। अब देखो इसमें पश्चिमी टीले में और मिला, कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले। इससे क्या पता चलता है कि मतलब ये यज्ञ वगैरह करते थे, जिनमें से एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है, जो बलि प्रथा का क्या है, साक्ष्य है। मतलब जो अग्निकुंड था उसमें हिरण की अस्थियां मिली, तो इससे इन्होंने ये लगाया कि इनमें जो पशु बलि वगैरह की जो प्रथा भी इनमें यहाँ पर चलती थी। अब देखो ये चबूतरा था ना, चबूतरा कैसे था, कच्ची ईंटों से निर्मित था, जैसे ये चबूतरा बना दिया, और इसके ऊपर 7 क्या थे, जो अग्निकुंड थे, ठीक है। और ये जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पर जो संस्कृति मिली थी, और उसके चारों ओर जो मतलब जो बस्ती मिली थी उसके चारों ओर क्या थी, दोहरी सुरक्षा दीवार थी, वो दोनों में ही थी, पश्चिमी और पूर्वी टीले दोनों में थी। तो ये यहाँ तक बात कंप्लीट होती है पश्चिमी टीले की। पश्चिमी टीला यहाँ पर कंप्लीट है। अब सिर्फ ये यहाँ नीचे है ना, ये सिर्फ पूर्वी टीला चलेगा, ठीक है। अब पूर्वी टीले के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी टीले में नगर के एक भाग में पक्की सड़कें व पक्की नालियाँ नहीं मिली। अब भाई हालांकि पूर्वी टीला था, वो नगरीय सभ्यता थी, वो विकसित थी, लेकिन उसके एक भाग में नहीं मिला। तो नहीं मिला क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एक गांव है, वो गांव की संस्कृति कहीं नीचे दब गई। अब गांव में पूरे में ही मतलब पूरा अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास मिला, लेकिन एक बस्ती नहीं मिली। हो सकता है कि वो गरीब बस्ती हो, दलित बस्ती हो, तो वहाँ नहीं मिली। क्या नहीं मिली, पक्की सड़कें और पक्की नालियाँ नहीं मिली। संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग करते होंगे। ये सिर्फ पुरातत्ववेत्ता है ना, वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि वहाँ लकड़ी की नाली हो। क्यों, क्योंकि लकड़ी की नाली अभी तक वो अवशेष तो उपस्थित है नहीं,
क्योंकि लकड़ी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, वहाँ मिट्टी में मिल जाती है। तो वो अनुमान लगाते हैं कि भाई इंसान रहते तो नालियाँ तो होगी, नो डाउट। अब तो वो नालियाँ नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नालियाँ किसकी हो, लकड़ी की हो। और क्या मिला, मकान है वो पक्की की ईंटों से निर्मित है, वो तो होना ही था क्योंकि वो वहाँ पर कौन सी थी, नगरीय सभ्यता थी। अब देखो हमने वो पहले वहाँ पर पढ़ा था ना, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 1:2:3 में जो क्या मिली थी हमको, जो सोती संस्कृति थी, वहाँ पर जो कच्ची ईंटें वगैरह मिली थी ना वो मकान की, वो 1:2:3 में थी। लेकिन यहाँ पर अनुपात क्या है, 1:2:4। ये आप ध्यान में रखना, यानी कि 7.5 × 15 × 30 सेंटीमीटर। ये 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार मिलती है। इनका आप अनुपात निकालोगे तो देखो ये 7.5 का 1 हो गया, तो 7.5 का दुगुना ये 2, और 7.5 का ये कितना हो गया, 4 गुना, तो 1:2:4 आता है। तो मकानों में जो ईंटें प्रयुक्त हुई उनका अनुपात क्या था, 1:2:4, और उनका साइज क्या था, 7.5, 15 और × 30। अब देखो जो सुरक्षा की दीवारें थी उनके जो ईंटें प्रयोग होती थी वो कैसी थी, 10 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, × 20 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर, इस साइज की थी। अब इसका अनुपात निकालोगे तो भी देखो 0 हटा दो, 1:2:4 आता है। मतलब मकान में और सुरक्षा दीवारों दोनों की जो ईंटें थी वो 1:2:4 थी, लेकिन इनकी साइज अलग अलग थी। इसकी साइज 7.5 × 15 × 30 थी, लेकिन इसकी 10 × 20 × 40 थी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मेनली मकान था, मकान में 2 प्रकार की छत मतलब 2 प्रकार की सतह कौन सी, एक तो देखो अपने फर्श होता है, जो आंगन होता है, फर्श पे देख लो ये सतह, और एक ये छत है। छत भी एक तरह की क्या है, सतह है। तो अपने यहाँ पे सतह शब्द ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो 2 प्रकार की सतह मिलती है, एक तो फर्श और छत दोनों ही मिलती है, यानी ऊपर से खुला नहीं था, फर्श और छत दोनों थे। सामान्यतया ये देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतया दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कैसी होती थी, कच्ची होती थी। ठीक है, नीचे की छत कैसी, कच्ची है, मतलब फर्श का बोल रहे हैं। लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन कालीबंगा में क्या था, नीचे की छत वो क्या थी, पक्की थी, और अलंकृत फर्श, मतलब उस पर रंगोली वगैरह, डिजाइन वगैरह सब बना के एकदम फर्स्ट क्लास सुसज्जित, वेल डेकोरेटेड थी। आगे देखो बेलनाकार मोहर भी मिली है। यहाँ पे जो मोहर लगाते हैं ना, वो सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस तरह भी मिला है। देखो कितने विकसित थे ये लोग। रोटी बनाने का तंदूर भी मिला है। अब इस तंदूर से क्या आइडिया लगाते हैं पुरातत्ववेत्ता कि ये जो भोजन वगैरह बनाते थे वो एक ही जगह बनाते थे, मतलब इनके सामूहिक परिवार होते थे, तो ज़्यादा लोगों का भोजन बनाना हो तो इसलिए ये किसका प्रयोग करते थे, तंदूर का प्रयोग करते थे। ऊँट की अस्थियाँ भी मिली है। और देखो और क्या मिला है। नेक्स्ट ये सब किसकी बात हो रही है, पूर्वी टीले की, जो कि क्या था, विकसित था। यहाँ पे तांबे का दर्पण भी मिला है। मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य भी मिला है। लिपि मतलब भाषा, कुछ लिखा हुआ मिला है। लेकिन हुआ क्या, ये जो लिपि है इनकी अपनी अलग लैंग्वेज थी, जैसे भी लिखते हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन लिखा हुआ जरूर मिला है, वो भी मिट्टी की दीवार पर। और क्या मिला, बकरी खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मृद भांड मिला। एक ऐसा मिट्टी का घड़ा मिला जिस पर एक ऐसा चित्र बनाया हुआ था कि भाई बकरी को खींचकर कोई मनुष्य ला रहा है, ऐसा चित्र बना दिया मिट्टी के घड़े पर, ये मिला है। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको। कालीबंगा को स्टुअर्ट पिगट, ये इंपॉर्टेंट है, ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थे, उसके अलग अलग स्थल थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा वगैरह, धोलावीरा, जो सब स्थान थे, उसमें जो कालीबंगा थी ना, उसको स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी तीसरी राजधानी है। अब इसने ये बात कह तो दी, इस बात का समर्थन किसने किया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। अब कई गाइड में ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो इसने नहीं कहा दशरथ शर्मा ने, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, लेकिन इसने तो केवल क्या किया, समर्थन किया। अब देखो एग्जामिनर के क्या पूछने का तरीका होता है। ये कोई एग्जाम हुआ पिछले, उसमें ये क्वेश्चन दे दिया कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। अब ऑप्शन में स्टुअर्ट पिगट था ही नहीं, 3 अलग नाम दे दिए और एक दे दिया डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब तो स्टुअर्ट पिगट नहीं होगा तो फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ही होगा ना, जो ये तीसरी राजधानी कथन से संबंधित है। तब उसने डॉक्टर दशरथ शर्मा सही मान लिया, क्योंकि बाकी 3 अलग थे, स्टुअर्ट पिगट था नहीं। तो बाकी गाइडर ने छापना शुरू कर दिया कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताई, जबकि इसने बताया नहीं था, इसने केवल समर्थन किया था, बताया तो स्टुअर्ट पिगट ने था। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके और दिमाग में अच्छी तरीके से सेट रखना। आगे देखो, सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया।
ये बात हमने पीछे लिखी थी, आपको मालूम होगी। जो प्राग हड़प्पाकालीन थी ना चौथी संस्कृति, हड़प्पा काल से पहले की, क्योंकि कालीबंगा कहाँ थी हड़प्पा काल में, तो इसको कालीबंगा प्रथम कहा था। इस हड़प्पा काल से पहले वाली प्राग हड़प्पाकालीन जो चौथी संस्कृति थी इसको कालीबंगा प्रथम कह दी। अब देखो, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहलाती, दीनहीन दलित गरीब बस्ती। कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहलाती, इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ बाजरे का साक्ष्य भी मिलता है, व्याघ्र चित्ता की मोहर भी मिलती है। व्याघ्र मतलब चित्ता की मोहर भी मिलती है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना कि किसकी मोहर मिलती है, व्याघ्र चित्ता की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले, अर्थात शल्य चिकित्सा के प्रमाण 6 छेद मिले। इससे ये आइडिया लगाते हैं कि मतलब खोपड़ी में छेद है, इसका मतलब ये शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वगैरह में भी ये जानकारी थी। तो देख लो कितनी विकसित थी ये जो संस्कृति है, वो कितनी विकसित होगी। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे युग्मित समाधान मिले हैं। युग्मित समाधान मतलब सब मिले हैं, वो भी युग्मित मतलब जोड़े के रूप में। एक कब्र भी मिली है, मतलब कब्रिस्तान मिला यहाँ पे, और उस कब्रिस्तान में कब्र थी, और कब्र में क्या था, तांबे का दर्पण था। कब्र में साथ में ही रखते थे, मतलब दफनाते तो तांबे का दर्पण रख देते थे। अब देखो, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल 400 से 500 साल रहा होगा। अब ये तो पता चल गया कि भाई 2250 ईसा पूर्व से लेके जो 1750 ईसा पूर्व तक वगैरह ये सभ्यता थी। तब इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता, जो ये कालीबंगा स्थल था, यहाँ पे जो संस्कृति चलती थी वो कितने एक साल चली। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार निकाला तो पता चला कि वो 400-500 साल तक चली। ठीक है। कुछ मकानों में कुएं भी मिले, कुएं के साक्ष्य, और कब्रिस्तान भी मिला है। कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, तो देखो जो अपने ये पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था। ठीक है। पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र भी कहते थे यहाँ पे। तो इस दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में 300 मीटर दूर बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिला था, कब्रिस्तान मिला था। ये चीज़ है, आप इतना ध्यान में रख लेना, कब्रिस्तान मिला है। और यहाँ पर क्या क्या मिला, तो देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद ये आर्ड सभ्यता हो गया ना, ये नोट किया। देखो और क्या मिला यहाँ पे, यहाँ पे कालीबंगा में और चीज़ मिली है। देखो घिया पत्थर मिला है, तांबे के मणिये मिले हैं, तांबड़े का पत्थर मिला है, ये तांबड़े का पत्थर, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, कड़े मिले हैं, शंख मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं बच्चों के खेलने के लिए, शतरंज और चौसर के अवशेष मतलब शतरंज चौसर की गोटियां भी मिली है, कुब्बड़ वाला बेल मिला है। यहाँ पर बेल के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले, मतलब कि ये है कि बेल है वो उस समय का सर्वाधिक उपयोगी पशु था। और जंगली जानवरों के अवशेष में गेंडे के भी मिले हैं। तो ये चीज थी। अब देखो, मैंने मेनली आपको जो सभ्यता थी ये कालीबंगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कालीबंगा स्थल के बारे में जानकारी दे दी, जो मेन था, है ना। ये आप सभी अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको। अब देखो नोट करने का तरीका है, वो मैंने आपको जो पीछे था वीडियो वो तो आपने पूरा नोट कर लिया होगा, है ना, साथ साथ नोट कर ही रहे हो। अब देखो वो 1 और 2 पेज थे, ये तीसरा पेज है, ये तीसरा पेज ये यहाँ पर आपने साथ साथ लिखा होगा, तीसरा पेज। और ये चौथे पेज पे यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक, ये यहाँ कंप्लीट है, यहाँ आगे मेरा आहड़ लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ तक लिख लेना। और उसके बाद में देखो नीचे जाना, सबसे लास्ट में ये यहाँ पे स्पेस खाली जगह में मैंने कुछ और जानकारी ऐड की है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आहड़ सभ्यता है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, उसमें आहड़ कंप्लीट मिलेगा आपको। एक कालीबंगा पर बना देते हैं, एक आहड़ पर बनाएंगे, और बेराट और गणेश्वर पर एक वीडियो मिलेगा। 3 वीडियो में आपका जो ये सभ्यता वाला है ये कंप्लीट हो जाएगा मामला, है ना। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, हमारा जो नॉलेज डिलीवर करने का जो तरीका है, आपको समझाने का जो तरीका है, सिखाने का, वो किस प्रकार लगा, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो चीज़ समझ में नहीं आई है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो, उसके बारे में भी कंटेंट जो कमेंट में ज़रूर बताना आप, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके उतना फैलाना। धन्यवाद।